कृष्ण ट्यूटोरियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेट प्रैक्टिस की सीरीज चलाई जा रही है। तो आइए आज का सेट शुरू करते हैं। और सेट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पीछे का जितना भी सेट है उसे अवश्य देख लें। और चलिए आज का सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक है। निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक है। ऑप्शन ए है आपका जीन, बी डीएनए, सी राइबोसोमल और डी है आरएनए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जीन जो कि आनुवंशिकता के मूल इकाई है, जो डीएनए का ही एक भाग है। यदि डीएनए की बात करें तो डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि एक जैविक अणु है जो आनुवंशिक जानकारी को ले जाता है और जीवों को विकसित होने और कार्य करने और प्रजनन करने में मदद करता है डीएनए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मेधा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। मेधा ट्रॉपिक्स जो उपग्रह है ये संयुक्त अभियान है किस किस देश का। ऑप्शन है भारत और फ्रांस का, ऑप्शन बी भारत और जापान का, ऑप्शन सी भारत और रूस का, ऑप्शन डी भारत और अमेरिका का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और फ्रांस का। भारत और फ्रांस का मेधा ट्रॉपिक्स उपग्रह जो कि एक संयुक्त अभियान जो कि भारत और फ्रांस का है, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी जिसे CNES कहते हैं उसके द्वारा ये मिलकर संचालित किया जाता है। यह मिशन उष्णकटिबंधीय वातावरण में जल चक्र के अध्ययन के लिए जो कि जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करता है, उसके लिए ये अभियान बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए है सूट, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, ऑप्शन डी चारकोल, ऑप्शन डी है आपका ग्लिसरॉल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। ये ग्रेनाइट नहीं ग्रेफाइट है, ठीक है। ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो कि लेड पेंसिल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और यदि हम बात करें आपका ये आपका ग्रेफाइट जो एक कार्बन का एक प्राकृतिक अपरूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, यानी बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है भागलपुर, ऑप्शन बी मोतिहारी, ऑप्शन सी बांकीपुर, ऑप्शन डी है आपका गया। तो देखिए बिहार में तीन अधिवेशन हुआ था, जिसमें पहला बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ था, यानी उत्तर हो जाएगा आपका बांकीपुर हो जाएगा, ठीक है। बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष थे आपका RN मुधोलकर, इसका अध्यक्ष थे। और दूसरा हुआ था आपका दिसंबर 1922 में गया में हुआ था, जिसका अध्यक्ष आपका चित्तरंजन दास यानी CR दास थे। और एक रामगढ़ 1940 में हुआ था, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पूना, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी हासन, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हैदराबाद। हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है। और यदि अन्य कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो जैसे कि हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना। और प्रायोगिक खनिज विज्ञान और पेट्रोलॉजी का राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है। प्रायोगिक खनिज विज्ञान और पेट्रोलॉजी का राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है, तो इलाहाबाद हो जाएगा। और यदि हम केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये शिमला में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी है केरल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन के अनुसार बिहार। परंतु यदि इसका मुख्य तौर पर बात करें तो झारखंड में पाइका नृत्य, झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, वहाँ पाइका नृत्य ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यदि ऑप्शन के अनुसार देखें तो बिहार हो जाएगा, यानी बिहार, झारखंड, उड़ीसा। और ये जो पाइका नृत्य है ये मुंडा समुदाय द्वारा किया जाता है। झारखंड में अन्य नृत्य की बात करें तो डोमकच हो जाएगा, झुमटा हो जाएगा, संथाली हो जाएगा इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संबंधित कौन सी अनुसूचियाँ जो कि भाषाओं का उल्लेख करती है। ऑप्शन ए है अनुसूची 4, ऑप्शन बी अनुसूची 8, ऑप्शन सी है अनुसूची 10 और ऑप्शन सी अनुसूची 12। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि 8वीं अनुसूची जो है
उसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। यदि हम चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में और राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों के आवंटन से संबंधित बातों की चर्चा की गई है अनुसूची 4 में। अनुसूची 10 में आपका दल बदल कानून है। अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं के शक्ति और जिम्मेदारियों से संबंधित पॉइंट को दिया गया है, जो कि आपका ये जो बात करें अनुसूची 12 जो 74वें संशोधन द्वारा 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संविधान में कुल 12 अनुसूची है, 25 भाग है, ठीक है, और 448 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद है वो कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ऑप्शन ए है 6, बी 8, सी 10 और डी 5 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो आपका, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। जो यदि बात करें इनका तो ये आपका 1950 से, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 23 मई 1962 तक 12 वर्षों तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। और आज़ादी के बाद पैदा होने वाला भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो पहला राष्ट्रपति जो कि आज़ादी के बाद भारत में पैदा हुए और भारत के राष्ट्रपति बने तो द्रौपदी मुर्मू, जो कि ऐसा है कि वो आज़ादी से पहले आज़ादी के बाद भारत में पैदा हुई और भारत के राष्ट्रपति बनी। यदि राष्ट्रपति के अनुच्छेद की बात करें तो 52 से 62 के अंतर्गत पद, शक्ति, कर्तव्य और कार्यकाल का विवरण दिया गया है, अनुच्छेद 52 से 62 के बीच। देखिए अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। ऑप्शन ए है देविका रानी, ऑप्शन बी मधुबाला, ऑप्शन सी मीना कुमारी, ऑप्शन डी नरगिस दत्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका देविका रानी। देविका रानी सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री थी। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। ऑप्शन ए है सी डी देशमुख, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा रघुराम राजन, ऑप्शन सी सुरेश माथुर, ऑप्शन डी कृष्णमाचारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी डी देशमुख। सी डी देशमुख जो थे ये आपका जो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। और वर्तमान में बात करें तो संजय मल्होत्रा जो कि 11 दिसंबर 2024 से कार्यरत हैं, ये 26वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं वर्तमान में। कौन? संजय मल्होत्रा। यदि हम आरबीआई की स्थापना की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना आपका हुआ था 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। जो ये इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है इसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम आज़ाद, बी आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय और डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की रचना की गई थी। और अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करें तो जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान हुआ, ये आपका खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। और एपीजे अब्दुल कलाम का महत्वपूर्ण पुस्तकों में विंग्स ऑफ फायर हो जाएगा, इग्नाइटेड माइंड्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकटक झील जो है और जो तैरते हुए द्वीप के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ स्थित है लोकटक झील। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी मणिपुर, सी महाराष्ट्र, डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में इम्फाल शहर से जो कि 48 से 50 किलोमीटर दूर स्थित है, वहीं पर ये लोकटक झील स्थित है। और लोकटक झील में ही केबुल लामजाओ एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील में ही स्थित है। और यदि हम राजस्थान में झील की बात करें तो पुष्कर झील, सांभर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर, पिछोला सागर, उसके बाद अन्ना सागर, मान सागर, बाल समंद, ये सब राजस्थान के महत्वपूर्ण झील है। यदि मणिपुर में हो जाएगा आपका लोकटक हो जाएगा, लौसी हो जाएगा, वाइथौ हो जाएगा। महाराष्ट्र में हो जाएगा आपका बेना, लोनार, पवई, ये सब महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण झील है। और अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखा। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जो जीवनी हर्षचरित है उसे किसने लिखा। ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी है कौटिल्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बाणभट्ट। बाणभट्ट द्वारा ये हर्षवर्धन की हर्षचरित लिखा गया था।
और यदि हम बात करें कालिदास के द्वारा, देखिए कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, ये सब कालिदास के द्वारा रचना की गई महत्वपूर्ण पुस्तक है। और यदि हम बात करें भवभूति के द्वारा तो मालती माधव आपका हो जाएगा महावीर चरित, उत्तर रामचरित, ये सब भवभूति के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण रचना है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है, यानी कि भारत का कौन सा राज्य है जो कि सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सर्वाधिक लोहा उत्पादन की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है। और यदि लोहा का भंडार की बात करें सर्वाधिक, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे अधिक भंडार होता है और उड़ीसा में सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था। ऑप्शन ए है कालाहांडी उड़ीसा, बी उदयपुर उड़ीसा, सी वाडनगर गुजरात, ऑप्शन और डी है आपका ये सागर मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वाडनगर गुजरात। वाडनगर गुजरात में मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया गया था, यानी कि वाडनगर गुजरात से ही मिशन इंद्रधनुष का आरंभ हुआ था, जो कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2024 को 2014 को 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी, जो कि एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है। कौन सा, ये जो मिशन इंद्रधनुष है ये एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत वाडनगर गुजरात से की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यानी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 11 जून। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 11 जुलाई। ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जो कि 1990 से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मुंबई में। मुंबई में भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय स्थित है। यदि इसका पंजीकृत कार्यालय की बात करें तो ये बड़ोदरा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का लेखक कौन है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, एफ एंगल्स, बी आर सी मजूमदार, सी बी डी सावरकर और डी है आपका विपिन चंद्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स हो जाएगा। ठीक है, यदि हम और अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करें तो जैसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये वी डी सावरकर के द्वारा लिखा गया था। 1857 की बात करें तो ये एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जयपुर में। जयपुर में जो कि जहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है जो 6 दिवसीय होता है, यानी कि 6 दिवसीय साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष जयपुर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल किस नदी तट के किनारे है, यानी हड़प्पा जो स्थल है ये किस नदी तट के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है सरस्वती, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सिंधु, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सतलज। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि जो हड़प्पा स्थल है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी जो कि सिंधु के बाएं किनारे की सहायक नदी है। और अन्य स्थलों की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे, आलमगीर पुरहिंडा नदी के किनारे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यानी कि जावा द्वीप के मध्य इंडोनेशिया में भारत का विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है। जावा द्वीप के मध्य इंडोनेशिया में। यदि हम भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका तवांग मठ, और आप ये अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए है आपका नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है, ऑप्शन ए है हसमुख
आडिया, ऑप्शन बी राजीव शुक्ला, ऑप्शन डी अरविंद पनगढ़िया, ऑप्शन डी राजीव कुमार। तो देखिए नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी जो कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी हैं। और यदि हम आपका ये इसकी संरचना की बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि पदेन होते हैं, और उपाध्यक्ष पीएम द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है उपाध्यक्ष को। और संचालन परिषद में सभी सीएम होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल होते हैं। ठीक, और ये जो नीति आयोग है ये योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था, जो कि एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मूल अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ऑप्शन सी हो धर्म की स्वतंत्रता, और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा भाषण देने की स्वतंत्रता। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध है। ये आपका जो कि मूल अधिकार नहीं है। कौन? अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर जो प्रतिबंध है ये मूल अधिकार नहीं है। वही कानून के समक्ष समानता, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, ये सभी मूल अधिकार हैं। और संक्षेप में बात करें मूल अधिकार का तो देखिए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक हो जाएगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 29-30। संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा आपका अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि लगभग 95% यौगिक जो होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन दोहरा बंध बनाता है, कार्बन जो है वो बहुविध बंध बनाता है, एकल बंध बनाता है और तिहरा बंध बनाता है। तो इसका उत्तर आप देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बहुविध बंध बनाता है। यानी कि देखिए जो कार्बन है ये एकल बंध भी बनाता है, द्विबंध भी बनाता है, त्रिबंध भी बनाता है। तो आइए बहुविध बंध यानी मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुविध बंध यानी कि मल्टीपल बॉन्ड। देखिए इसका यदि कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक हो जाएगा आपका 6 और ये एक अधातु है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होता है? धारा प्रवाह के वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है आकर्षक बल क्षेत्र, ऑप्शन बी चुंबकीय बल क्षेत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा वैद्युत बल क्षेत्र, और ऑप्शन डी है आपका स्थित बल क्षेत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चुंबकीय बल क्षेत्र। चुंबकीय बल क्षेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।